इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि हुकूमत तो अपनी आइनी तरमीम पास करवाने में अभी तक तो नाकाम है, और जो मतलूबा उसको सपोर्ट चाहिए थी ख़ास तौर पर JUI से, और कुछ बंदे उन्होंने PTI के तोड़ने थे, उसके आगे भी बड़ा सवालिया निशान है। मसाइल शुरू होते हैं उन खुफिया तरमीम से जो पहले तो मंजर आम पर आई नहीं, लेकिन जब मंजर आम पर आई और उस पर वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, मीडिया सारी तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर भी दो राय पाई जाती हैं। बाज़ ऐसी तरमीम है जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का वजूद तो ख़त्म नहीं होगा उस तरीके से, लेकिन जो उसकी पावर्स हैं वो सारी सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो एक तसव्वुर दिया गया है वफाकी आइनी अदालत का, उसके हवाले कर दी जाएंगी। और उसके पहले चीफ़ जस्टिस की तैनाती वो भी वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर सदर करेंगे। ये अभी जो मुजव्ज़ा पैकेज हमारे सामने है उसके अंदर ऐसी ही तरमीम है। तो इसके बाद ख़ास तौर पर एक और इशू है फंडामेंटल राइट्स वाले मामलात। 184 के मामलात आ जाएँ या 199 के जो हाई कोर्ट्स के मामलात है वो आ जाएँ, वो इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से निकल कर वो वफाकी आइनी अदालत को चले जाएगा। तो एक ऐसी मुतनाज़ा सूरत हाल हमारे सामने नज़र आती है जहाँ वफाकी हुकूमत की जो ऑब्जेक्टिव जो अप्रोच लगती है कि किसी तरीके से अदलिया को कट टू साइज़ किया जाए। जो पावर्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रही हैं वो पावर्स इनसे लेकर वफाकी आइनी अदालत को दे दी जाए। वफाकी आइनी अदालत के जो इब्तदाई तौर पर जज लगने हैं उनकी उम्र भी 68 साल तक की रिटायरमेंट एज तजवीज़ की गई है, वो हुकूमत के हैंड पिक्ड हों और हुकूमत अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक 2-3 साल चला ले। इसी तरीके से सर्विसेज चीफ्स की तैनाती के हवाले से जो PTI के दौर के अंदर तरमीम की गई थी उसको भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ के अंदर शामिल कर लिया गया। आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं उसके अंदर तरमीम तजवीज़ की गई। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर रिएक्शन आना एक कुदरती अमल था, और वो रिएक्शन सियासी जमातों की तरफ से आना चाहिए, वकला की तरफ से भी आना चाहिए, और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। अगर रात की तारीकी में 3 मुख्तलिफ मुसव्वदे 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों से बरामद हों और लॉ मिनिस्टर कह रहे हो कि हाँ मुझे भी मुसव्वदा मिल गया है, तो आपको इस मुसव्वदे की हकीकत का पता चल जाएगा और कितनी पॉलिटिकल ओनरशिप इसके पीछे मौजूद है उसका भी पता चल जाएगा। जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू दस्तगीर खान PMLN से, सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं JUI से, और जस्टिस शाहिद जमील साहब हैं फॉर्मर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि आपको इस मामले में शाबाश देनी चाहिए। मैंने आर्टिकल 8 का बयान सबसे पहले आप ही के एक वीडियो स्टेटमेंट से सुना तो मुझे पता चला कि अच्छा आर्टिकल 8 को भी छेड़ा जा रहा है। फिर 199 का तज़किरा आया तो फिर पता चला अच्छा उसको भी छेड़ा जा रहा है। 190 का तज़किरा आया तो पता चला कि तमाम जो अदारे हैं इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बजाय अब इन एड ऑफ वफाकी आइनी अदालत चले जाएंगे। तो आपने ये मुसव्वदा जो देखा तो उसके अंदर आर्टिकल 8 के अंदर क्या तरमीम तजवीज़ की गई थी? उसमें आप जो आपके पास मुसव्वदा है ना वो इनिशियल शायद नहीं होगा। जो इनिशियल था उसमें आर्टिकल 8 को आप जो इनिशियल जो इसमें ड्राफ्ट था ना उसमें 58 क्लासेस थे, और फिर जब बहुत एहतजाज किया कि ये क्या हो रहा है, एक तो मिडनाइट में शेयर किया गया और मिडनाइट में तकरीबन मेरा ख्याल है 2 बज चुके होंगे उस वक्त, और सुबह जो है ना ये आगे मज़ीद वाक़या होना था वोटिंग वाला। तो उसको जब आर्टिकल 8 ही देखा मैंने, सबसे पहले जो है ना मेरी नज़र आर्टिकल 8 पे पड़ी थी। वहाँ पे उसमें आप ज़रा देखिएगा आर्टिकल 8 में जो है वो कुछ जो है ना, वैसे तो अदालतें जो है ना फंडामेंटल राइट्स के हवाले से उनके पास इख्तियार है कि लॉज को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं उनके पास, मगर कुछ जो है ना वो एक्सेप्शंस भी हैं। उस एक्सेप्शंस को जो है ना वो उसका दायरा जो है वसी कर दिया गया, यानी उस फंडामेंटल राइट को टेस्ट करने का जो इख्तियार है अदालतों का उसको टाइट कर दिया गया। ये प्रपोज़ल था आर्टिकल 8 के हवाले से। ये दूसरे तीसरे मुसव्वदे में फिर इसको निकाल दिया गया, और हालांकि उसके ऊपर ख़ासा रेजिस्ट किया गया और बहुत से ऐसे दोस्तों की तरफ से भी रेजिस्ट किया गया जिनकी बहुत बड़ी जद्दोजहद जो है ना वो जमहूरियत या इंसानी हकूक़ की तरफ से थी कि नहीं जी हम तो मजबूर हैं, मगर वो बाद में फिर जो है ना वो बवजह जो है ना फिर ये एक मौक़िफ़ बनाया गया कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के पास मुख्तलिफ़ मुसव्वदे, हालांकि ऐसा नहीं है। इनिशियल, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, अब आपके पास कौन सा है ये मुझे नहीं पता, मगर उसमें 2-3 जो है ना वो इस तरह से फिर बाद में किए गए। आर्टिकल 199 में अदालतों के इख्तियार को जो है इख्तियार समात को उसका जो आप क्लास 3 देखेंगे ना 199 का, उसमें कुछ जो है ना फिर अगेन जो है ना वो आस्टर क्लास है। कुछ चीज़ों को निकाला गया है कि हाई कोर्ट का इख्तियार जो है वो कुछ मामलात पे नहीं है,
उस नेट को फिर वसी करने की, उसमें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वसी करने की जो है ना अटैम्प्ट हुई। तो और बहुत सारी ऐसे इतराज़ पर्सन स्पेसिफिक जो है ना वो अमेंडमेंट्स थी। मतलब ऐसा था कि जिसको जो है ना वो आप नहीं कर सकते। और सबसे बुरी बात यह है कि रात को मिडनाइट में आपसे शेयर किया जाए वो समाजी या उमरानी मुआहदा जो अवाम से मुतल्लिक है, अंधेरे में शेयर किया जाए और सुबह अवामी नुमाइंदों को कहा जाए कि आपने इसको वोट कर लेना है, बस नहीं बाकी सारा ठीक है। तो ये पब्लिक कामरान साहब जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स थी वो कौन सी थी? जुडिशरी से मुतल्लिक, मतलब वो जो एक तस्वुर मौजूद है कि वफाकी आईनी अदालत में जो चीफ जस्टिस लगाए जाएंगे वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर लगाएंगे और सीनियर मोस्ट जज को लगाया जाएगा। आमतौर पर हमारा तासुर यह है कि काजी फायद ईसा की तरफ रेफरेंस था। फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट होगी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है ना वो सिर्फ वज़ीर आज़म और सदर साहब को वो इख्तियार दे दिया गया चीफ जज के हवाले से। और दूसरा इख्तियार जो जजों की अपॉइंटमेंट का है वो चीफ जस्टिस और सदर को दे दिया गया। जो पहली जो वो वफाकी आईनी अदालत होनी थी उसकी हैयत जो है वो ये होती। तो ये इसमें आप फिर खुद फैसला कर लें कि JUI ने अच्छा किया, मौलाना ने आमतौर पर हमें जो तासुर मिला मुख्तलिफ हलकों से कि वो काजी फायद ईसा को यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाने के लिए हुकूमत ने यह तरीक़ाकार इख्तियार किया, ऐसे ही है? देखिए काजी फायद ईसा का नाम तो उसमें नहीं लिखा, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसमें से क्या उस पटारी से क्या निकालते हैं वो तो उनको उसके जो उसको जो इस तर्ज पे बनाना चाह रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। मेरे पास इसकी एविडेंस नहीं है, मैं उस बात में लीगल साइड का आदमी हूँ तो मैं कानून की बात करता हूँ। तो वो चीज़ें जो मेरी इल्म में है वो उसमें जो है ना वो मैं उसको जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है बज़ाहिर पर्सन स्पेसिफिक लग रही थी कि किसी को निकालना है किसी को डालना है और किसी जो तरीका कार था वो जो उसके ऊपर जो हमारा एतराज़ था कंट्रोलमेंट्स को जो इख्तियारात देने का था। बाकी जो है ना वो अदालतों को जो एक मखसूस अदारे से मुतालिक अदालतें बनेंगी उनको जो है ना वो एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का था। उसमें अदालतों का इख्तियार जो है वो कम कर देना वो इस तरह से था। तो ये हमारे लिए जस्टिस जमील साहब आपसे भी आप अगर आप कामरान मुर्तज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ा जो तरमीम है अगर ये पास कर दी जाती हैं तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह जाएगी जब एक आइनी अदालत मौजूद होगी जो ज़्यादा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के एक्सरसाइज कर रही होगी, तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की फिर क्या हैसियत होगी? देखिए ये मामला जो है COD में भी मौजूद था, मौलाना की स्पीच में भी मौजूद था, उसमें ये एक सजेशन थी मौलाना के पार्ट पे, मगर वो सिर्फ जो बताया गया था कि सिर्फ कुछ केसेस जो है ना वो अलग से सुने जाएंगे कि क्योंकि जो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जब ये कोर्ट सुनती है तो जो रेगुलर मैटर्स हैं उनकी बारी नहीं आती। मगर इस मुसवदे में वो जो आर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उसको भी तब्दील कर दिया गया और वो सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट जो है ना वो इनअफेक्टिव हो जाती है, वो प्रेफरेंस नहीं रहता, यानी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बन जाती है। आप इसको एक और एंगल से जब वो कह लेंगे, जब वो ये स्पेशली 175 के हवाले से जब इसको डील कर रहे हैं, जब उसका वो आपके पास होगा, जब 175 को जो अमेंड करना चाह रहे हैं उसमें वो एक टेबल बना हुआ है, उसमें आर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखिएगा जो जजों की अपॉइंटमेंट की, उसमें जो है ना जो उसको हेड करेगा जो चेयरपर्सन होगा वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। तो इसका मतलब ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बना दिया, भले एक्सप्रेसली नहीं मगर इम्प्लाइडली। वो दुरुस्त नहीं है ये तरीक़ाकार। सबसे बड़ी जो खामी जो इसमें आप कह सकते हैं ना कि बदतरीन खामी, वो बदतरीन खामी ये है कि आप लोगों को आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने तो कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं किया, तो फिर आपने सैटरडे संडे को किस लिए जितना ही सारा कुछ वो किया था, हमें किस लिए पाबंद करके ये बैठे हुए थे कि जी बस आपने वो करना है। तो जब आपकी वो अच्छा फिर उसमें ये भी देखिए कि कैबिनेट 4 दफ़ा उसका टाइम जो है ना चेंज हुआ है, यानी उधर से कैबिनेट ने करना था, उधर से 1 मिनट में जो है ना इसने नेशनल असम्बली में आना था या सेनेट में आना था, फिर उसके बाद दूसरे हाउस में जाना था, फिर उधर से जो है ना वो कलीमुल्लाह समीउल्लाह खेलते खेलते जो है सदर साहब के पास जाना था, सदर साहब ने साइन करना था और सब कुछ जो है ना वो हो जाना था। ये दस्तूरी जो है ना हम सारे गलत साहब, ये कौन सी ऐसी डेडलाइन थी, कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी कि ये रात 12 बजे की डेडलाइन मीट करने की कोशिश कर रहे थे? इसमें अर्जेंसी क्या थी, कौन सी आग लगी हुई थी? मैं इससे अभी नहीं समझ पाया।
मुझे जो कहा गया कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर ऐसा ना हुआ, मैंने कल ये बिलावल से भी गिला किया था, तो अगर ऐसा ना हुआ तो सुबह ये क़यामत आएगी कि सुबह हमारे अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे इख्तियार कानून साजी पे शायद कोई पाबंदी लगा लेगी। वो आबिद ज़ुबैरी वगैरह ने कोई पटिशन फाइल की है इस हवाले से। मैंने कहा कि अगर इस तरह की पाबंदी अगर सुप्रीम कोर्ट ने लगा ली तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट का जो है अपना अशर ख़राब हो जाएगा। वकील सारे उसके अगेंस्ट खड़े होंगे कि पार्लियामान के इख्तियार कानून साजी पे आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। आप बाद में आर्टिकल 8 के पैरामीटर पे उस कानून साजी को जो है चेक तो कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के पैरामीटर पे, मगर एक इख्तियार पे आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं उस पार्लियामान के कि जो सुप्रीम है। वो शायद किसी को उस वक्त ये बात जो है ना वो नहीं आ रही थी समझ। मैं आप मुर्तज़ा साहब बताऊँगा, जब अदलिया की रिफ़ॉर्म का हम तज़किरा कर रहे हैं कि अदलिया की रिफ़ॉर्म, तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक सर्विसेज चीफ की तैनाती और एक अभी आपने तज़किरा किया कैंटोनमेंट्स। आई थिंक कोई टैक्स स्ट्रक्चर या कुछ ऐसी प्रपोजल थी, मेरे पास पूरी तफसील नहीं, थोड़ी तफसील भी बता दें तो वो इस मसवदे का हिस्सा वो कैसे बन गई दोनों चीज़ें? कैसे बन गई ये तो ट्रेजरी बेंचेस बता सकते हैं कि वो इस मसौदे का हिस्सा कैसे बन गई, मगर वो एक शेड्यूल में जो है ना वो अमेंडमेंट थी जिसमें जो है ना वो कंटोनमेंट्स को जो है बहुत सारे इख्तियारात देने की तजवीज़ थी। तो वो भी हमने पूछा कि भाई इसके वो क्या थे उसका इस मामले ये आप ये टाल वगैरह सेस रिकवरी और ये बाकी जो फीसेस होती हैं वो इस तरह की चीज़ें जो है ना आप किसी कोई टाल बाल हो गया या फ़र्ज़ कर लीजिए कोई और फीसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसकी रिकवरी के इख्तियारात जो है वो आप कंटोनमेंट्स के हवाले कर रहे थे। और वो शेड्यूल है शायद 4th है या 5th है, 4th होगा मेरा ख्याल है। तो उसमें अमेंडमेंट जो है ना प्रपोज की गई थी। हमने कहा ये क्या है, तो मतलब उसमें सारी चीज़ें आप ये और सर्विसेज चीफ के हवाले से भाई आप सारी चीज़ें किस चीज़ के हवाले से, सर्विसेज चीफ के हवाले से मैं वो कोई प्रोटेक्शन जो है ना वो कोई उस हवाले से भी कोई उसकी प्रोटेक्शन थी। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन तौर पे ठीक हो सकती हैं। के दौर में आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी कि वो 63 इयर्स और 3 ईयर की एक्सटेंशन, उसको प्रोबेबली अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने जा रहे थे। उसके ऊपर जो है ना उसको प्रोटेक्शन देने जा रहे थे वो, क्योंकि वो एक आम कानून के ज़रिए थी, तो अब उसको जो है ना दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ भी देना ज़रूरी हो गया था। तो वो इसको आपकी जमात का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था? मौलाना फजलुर रहमान ने तो एक दिन पहले बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, तो जब आपके ये पार्लेस चल रहे थे, डिस्कशन चल रही थी नून लीग से और पीपल्स पार्टी की टीम से, तो वहाँ आप इसको हमायत में थे या आप इसकी मुखालफत में थे? नहीं, हमने तो हर चीज़ को जो है ना किसी चीज़ को भी कंसीड नहीं किया, किसी एक मामूली चीज़ को भी कंसीड नहीं किया। ये सब चीज़ों पे इख्तलाफ था, मगर हम उनको कह रहे थे कि ये इख्तलाफ हमारा दुरुस्त भी हो सकता है और हमारा इख्तलाफ गलत भी हो सकता है। ये हम आपको हक देने के लिए तैयार नहीं है कि इसको इमीडिएटली जो है इसको आप जो है ना इसको कहें कि जी सुबह इसको जो है फौरी तौर पे इसको वो कर दें। इसके लिए हमें टाइम चाहिए। मुमकिन है कामरान मुर्तज़ा जो मशवरा दे रहा है वो सारा गलत हो, फजूल किस्म की बातें हों इसकी। हम किसी से काउंटर चेक करें, हम किसी नदीम मलिक से बात करें, हम जस्टिस साहब से बात करें, हम दस्तगीर साहब से बात करें, किसी से बात करें, हम मज़ीद इसको समझें। हमें पहले समझने का टाइम दीजिए और समझने के बाद जो है जब हम इस पर माइंड अप्लाई करेंगे फिर हम अपना व्यू पॉइंट देंगे। इसको इतनी जल्दी ना करिए, ये सबसे पहला बुनियादी एतराज़ है हमारा।